तो चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करते हैं, नहीं तो 10 दिन में पॉलिटी नहीं कवर कर पाएंगे, है ना। तो एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से नोट्स में है, दैट इज मोर देन इनफ। अब इससे ज़्यादा करना है तो 1 साल लगा लो, फिर वो अब की बार वाले सपने छोड़ दो। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान ने अब क्या बना दिया, संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, फीचर कैसे कैसे थे, कैसा था वो नया संविधान हमारा, है ना। तो उसने कहा कि यूनिक है इसके कंटेंट में भी और इसकी स्पिरिट में भी। स्पिरिट का मतलब क्या, आत्मा जो संविधान की है, और उसका जो कंटेंट है वो यूनिक है। यूनिक कैसे, लगभग हर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई थी, मेजर अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस आया 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ अमेंड किया जा सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। जो संविधान की आत्मा है या देश के स्ट्रक्चर की आत्मा है उसको नहीं बदला जा सकता, उसके बेसिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता, बाकी सब बदला जा सकता है। अब ये कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितना ओरिजिनली जब आया था 22 भागों में था, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, जो वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है। अब ये कहता है कि एक दूसरा फीचर इसका क्या है, ये अलग अलग जगह से लिया गया है। अब किन किन जगह से लिया गया है, जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट की क्या करूं, जो ढांचा है वो ढांचा किससे लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसॉफिकल पार्ट कि जो आपका दार्शनिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका फिलोसॉफिकल पार्ट है, वो किससे लिया गया है, आपका यूएस और आयरिश दोनों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट हो गए, आपके डीपीएसपीज हो गए। पॉलिटिकल पार्ट, जो सरकार कैसी होगी, कैसे काम करेगी, वो सब किससे लिया गया है, हमारा ब्रिटिश से। ब्रिटिश से लेने का कारण कि हम उनके ना लॉ मेकिंग से या लॉ से फैमिलियर थे कि ऐसे काम होता है, जिसलिए मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराया, ठीक है। नहीं तो मोर और लेस दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना। पॉलिटी में उसको इसीलिए करते हैं कि आपको ये पता चले कि यहाँ तक आने में हमने क्या, कौन सा सफर तय किया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन से फीचर कहाँ से हमने लिए हैं, ये आपको टेबल में दिख जाएंगे। 1935 से क्या लिया है कि फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब एक गवर्नमेंट होगी, उसने अपने पावर डिवाइड कर रखी है डिफरेंट हेड्स के अंडर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, याद रखना, नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर नहीं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और जुडिशरी, पब्लिक सर्विसेज, इमरजेंसी के प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैरी आउट किया जाएगा इस देश का, ये डिटेल हमने 1935 के एक्ट से लिए, याद होनी चाहिए, सवाल आता है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उनसे ली, रूल ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ब्रिटेन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की जो कानूनी प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप का रूल, सिंगल सिटीजनशिप यूएस से नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पास सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ही नहीं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के नागरिक नहीं है, आप किस देश के नागरिक हैं, इंडिया, है ना। यूएस में तो उल्टा, स्टेट्स की भी आपको वो लेनी पड़ती है सिटीजनशिप, एंड देन यूएस की भी एज अ होल, ठीक है। और कैबिनेट सिस्टम लिया। प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स का मतलब वो ताकत जिसके तहत आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर कोर्ट में जा सकते हैं कि मैंने बताया था ना कि 5 रिट होती हैं, तो हम फंडामेंटल राइट करेंगे तब हम रिट करेंगे, कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंसान के हाथ में कि आपके फंडामेंटल राइट जब वायलेट होते हैं तो आप जाकर के कोर्ट में रिट्स के थ्रू जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मीन्स कोई भी इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो कुछ भी बोलता है उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। ये प्रिविलेज हुई ना उसके पास, तो हम जब बाद में वो पढ़ेंगे तब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बताऊंगी किस तरह की प्रिविलेजेस मेंबर्स को मिली हुई है। और बाइकैमरलिज्म मतलब 2 सदन का हमारी पार्लियामेंट है। यूएस से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स। यूएस कंट्री जो है वो राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वहां जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो देश से बड़े हैं। एक इंसान के इंडिविजुअल, हमारे यहाँ पर देश बड़ा है, इंडिविजुअल राइट बाद में आते हैं। तो यूएस से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया। दूसरा, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मींस ना तो उनके मेंबर को हम सेलेक्ट, लेजिस्लेटिव वाले सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेगा, ना ही उनको सैलरी जो है उनके डिस्क्रिप्शन के बिना जो काटी जा सकती है, कम की जा सकती है, ज्यादा की जा सकती है। हटाने का प्रोसीजर भी डिफिकल्ट है ना। तो डिपेंडेंस नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी अच्छे डिसीजन आ सकते हैं ना। हाँ, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट रखा, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का रखा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रखा, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएस से ली कि इनकेस प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके काम को कौन देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ
राज्यसभा। जो राज्यसभा का देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो इसी को बोलते हैं कि आप एक पोस्ट पे आए हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पोस्ट पे थे तो ऑटोमेटिकली उस रूट से आए, कि जो इस पोस्ट पे वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट पे आ जाएगा। समझ गए ना। आयरिश से क्या लिया, डीपीएसपी, मेंबर्स का नॉमिनेशन राज्यसभा में एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि किस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है कि पावर तो डाइवर्टेड है पर मेजर पावर्स किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में, स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। ये कनाडा का जो फेडरेशन सिस्टम है हमने वो ले रखा है बेसिकली, वरना तो सबसे पुरानी फेडरल कंट्री कौन सी है, यूएस, है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद। और उसके बाद रेजिड्यूरी पावर्स किसके हाथ में होंगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज, दो मैटर में एडवाइस देने के लिए जो है प्रेसिडेंट बुला सकते हैं कि हमें इस मैटर में आपसे, वो हम जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट कराऊंगी तब कराऊंगी। ठीक है, कि कौन से वो दो मैटर हैं जिनमें प्रेसिडेंट से सलाह मांग सकता है। एक में कंपलसरी होता है सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना और एक में वो चाहे तो मना कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या, वो सब्जेक्ट की लिस्ट जिसपे यूनियन और स्टेट्स दोनों कानून बना सकती हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ना, किसमें नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं है। ठीक है, बाकी में जॉइंट सिटिंग हो सकती है पार्लियामेंट की। वेमार मतलब जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे क्या लिया, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन इमरजेंसी के टाइम पे, उनसे यही ले सकते हैं हम, और क्या ले सकते हैं ना, कि फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे एक इंसान के पास अगर इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो रखी है तो। आफ्टर दैट यूएसएसआर से क्या ले सकते हैं, ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। रशियन रेवोल्यूशन ने जो रशिया को दिया हमने उनसे अडॉप्ट कर लिया। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है, रिपब्लिक क्या होती है, जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है उस पे कोई भी जा सकता है, कोई भी उस पोस्ट पे कोई भी जा सकता है इलेक्शन के थ्रू, सबके लिए ओपन होती है, उसको रिपब्लिक कहते हैं, है ना। ब्रिटेन पार्लियामेंट तो है, डेमोक्रेसी तो है, पर रिपब्लिक नहीं है। हम डेमोक्रेटिक भी हैं और हम रिपब्लिक भी हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब लोगों का राज, है ना, और रिपब्लिक का मतलब हाईएस्ट ऑफिस इज विल बी फिल्ड बाय इलेक्शन। ब्रिटेन में नहीं होता है, ब्रिटेन में अगर आपको हाँ ब्लू ब्लड हो तो ही, और वो भी एक पर्टिकुलर आपको उसमें सीक्वेंस में पैदा होना पड़ेगा अगर आपको वहां की क्वीन या किंग बनना है तो, है ना। तो क्योंकि उनका नॉमिनल हेड इज नॉट इलेक्टेड, दैट इज मोनार्की। तो हमारा यहाँ पे हमारे तो प्रेसिडेंट होते हैं एंड दैट इज फेयरली इलेक्टेड। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है ना, वो हमने इनसे लिया। और आपका साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। और मेंबर्स राज्यसभा के इलेक्शन के। नॉमिनेशन कहां से लिया था, नॉमिनेशन किस कंट्री से लिया था, किस तरीके से नॉमिनेट होगा, वो डिफरेंट है। और आपका इलेक्शन वाला, हाँ इलेक्शन वाला अलग है। ठीक है, देन जापान से क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया, तुम्हें तो कम से कम याद रखना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। चलिए फीचर कर रहे थे ना। दूसरा क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि ना तो इतना फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन जितना कि बिल्कुल अमेंड हो जाएगा, ना इतना रिजिड है यूएस जितना कि बहुत मुश्किल हो अमेंड करना। तो ब्लेंड है रिजिडिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, तो दो टाइप के अमेंडमेंट 360 के तहत करी जा सकती हैं, जो हम अभी मैं बताऊंगी अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में, तब हो जाएगा आपका कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि पार्लियामेंट सिंपली कर देगी, उसके लिए आपको 360 के तहत अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। मैंने कहा था कि फेडरेशन जो है वो दो तरीके से बन सकता है, एक तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। फेडरेशन का मतलब है ना कि एक पावर ऊपर है और उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है डिफरेंट पावर्स को, डिफरेंट अथॉरिटीज को, है ना। तो अब
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों मिलकर के इसको पावर दे रही हैं कि भाई ठीक है, जैसे आप कराओगे ना हम सारा सिस्टम वैसे ही रखेंगे देश का। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सबसे पहले स्ट्रांग था, इसने थोड़ी थोड़ी पावर इनको दे दी हो। दो तरीके से बन सकता है ना। इंडियन फेडरेशन कौन सा है कि ये स्ट्रांग था, इसने इनको पावर दी है, ना कि स्टेट ने मिलकर के फेडरेशन बनाया है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है ये। वो कैसे कि स्टेट इससे बाहर नहीं जा सकती इसको तोड़ के। ठीक है। तो हमारे फेडरलिज्म की दो तरह की बातें। यूनिटरी बायस का मतलब क्या है कि एंटायरली फेडरल नहीं है, सेंटर फिर भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है स्टेट के ऊपर। ठीक है। चलिए दूसरा, और फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूं। यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 1 में। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। इसलिए मैं कभी सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं बोलती, मैं यूनियन स्टेट रिलेशन बोलती हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड यूनियन है ना। फेडरेशन या सेंटर शब्द का इस्तेमाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। ये कह रहा है कि इंडियन फेडरेशन जो है नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बाय द स्टेट। स्टेट ने अग्री नहीं किया है यूनियन को पावर देने की, है ना, यूनियन ने स्टेट को पावर दी है। और दूसरा, नो स्टेट हैज अ राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। आप तोड़ करके बाहर नहीं जा सकती, डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती इस फेडरेशन का। ठीक है। फेडरल फीचर कौन कौन से? फेडरल देखो, जब पावर डिवाइड होगी वो फेडरल प्रोविजन होगा, और जब पावर सेंटर की तरफ जाएगी, एक जगह इकट्ठी होगी, तो वो यूनिटरी फीचर होगा। जैसे ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब सेंटर में अपनी गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट की अपनी चल रही है ना। तो ये कैसा फीचर हुआ? फेडरल फीचर, क्योंकि पावर डिवाइड हुई है, यूनियन अलग काम कर रहा है अपना, स्टेट अलग काम कर रही है इंडिपेंडेंटली। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसा फीचर हुआ? यूनिटरी, है ना। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है? देखो, एक तो पहला, जब लिस्ट डिवाइड होती है, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? यूनियन। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बनाते हैं? दोनों। पर अगर क्लैश होता है तो यूनियन की बात मानी जाएगी। हो गया ना यूनियन स्ट्रॉन्ग, है ना। इसी तरह से रेजिड्यूरी पावर के केसेस में है कि अगर इनमें से भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो उस पर पावर पार्लियामेंट, उस पर कानून पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? सेंटर स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये कैसा फीचर है? यूनिटरी। यहां पावर एक आदमी का, यूनी का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल आदमी के हाथ में जा रही है, यह डिवाइड हो रही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जब दो लोगों में कोई चीज डिवाइड करनी होती है तो हम कुछ राइटिंग में लिखते हैं ना, नहीं तो किसको पता चलेगा किसकी पावर क्या है, किसने किसकी पावर को इंक्रोच कर लिया, है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का प्रतीक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल स्पिरिट है। ठीक है। और दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना यूनिटरी फीचर है कि स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर कर रखी है ना, क्लियर है ना 7th शेड्यूल में कि कौन किस पे बनाएगा। दिस इज 7th शेड्यूल। और 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखो, जब हम एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, अपनी पावर्स का एग्रीमेंट करते हैं, तो रिटन में करते हैं ना, तुम्हारी बात मानी जाएगी ना मेरी बात मानी जाएगी, वो रिटन कागज की बात मानी जाएगी, है ना। तो इसी तरह से किसको महत्व दिया जाएगा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जो संविधान में लिख रखा है वही सुप्रीम है ना। ना स्टेट की बात मानी जाएगी ना यूनियन की मानी जाएगी, जो संविधान में लिखा है वही सुप्रीम है। ये इस बात का प्रतीक है कि फेडरेशन है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसी होती है कि शुरू से लेकर के एंड तक, ऐसा नहीं है कि आपने जो है लोअर कोर्ट में केस फाइल किया तो अलग अपर कोर्ट में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं, उसको अपील कर सकते हो ना आप। हाँ, तो ये इंटीग्रेटेड होती है कि शुरू से एंड तक सुप्रीम कोर्ट तक सब जुड़ा हुआ है आपस में। और इंडिपेंडेंट है ना, कि अपना भाई ठीक है, हाई कोर्ट अपनी तरह से फंक्शन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से फंक्शन कर रहा है, तो दिस इज अ फेडरल प्रोविजन। ठीक है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी फेडरलिज्म का। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा और आपका सुप्रीम होगा तो चांसेस आर फेडरल, है ना। फेडरल क्यों? क्योंकि तभी तो रिटन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दो लोगों के बीच में डिवाइड हो रही है पावर। स्टेट इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, बाकी के फेडरेशन में ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल है, ये यूनिटरी फीचर है। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप है ना, आपको ना स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती। डोमिसाइल के बारे में बात नहीं करें, वो तो आपके एड्रेस के लिए होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट में रिसाइड करते हैं, परमानेंट एड्रेस है आपका ये, ठीक है। वो सिंगल सिटीजनशिप इज डिफरेंट, कि नागरिक आप सिर्फ भारत के हैं, है ना, ये यूनिटरी फीचर को दिखाता है। सिटीजनशिप को लेकर के सारे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर कभी नहीं बनाती, तो पावर किसके हाथ में? पार्लियामेंट के हाथ में।
तो इस तरह से कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप एक यूनिटरी फीचर है। बाइकैमरलिज्म, पावर डिवाइड हो रही है ना, राज्यसभा क्या है, स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है ना, तो बाइकैमरलिज्म इज अ फेडरल फीचर। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा पार्ट है ना इसमें, तो स्टेट के ऊपर यूनियन का कंट्रोल है ना, यूनियन की पावर, इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिटरी फीचर है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी यूनिटरी फीचर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मैंने बताया था ना कि एक से दूसरे लेवल तक इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है ना। सारे रिकॉर्ड माने जाएंगे ना, लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड हायर कोर्ट में माने जाएंगे, उससे हायर में माने जाएंगे, है ना। चलिए, एक इक्वालिटी नहीं है स्टेट की रिप्रेजेंटेशन में, पॉपुलेशन के बेसिस पे है ना, किसी स्टेट से एक हो सकता है और किसी से 31, और किसी यूनियन टेरिटरी से तो एक भी नहीं आता, है ना। तो दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें कौन स्ट्रांग होता है, सेंटर, है ना, तो यूनिटरी फीचर है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और चार्ज कहाँ होता है, स्टेट गवर्नमेंट में। अल्टीमेट कंट्रोल किसका, यूनियन का। इमीडिएट कंट्रोल उनके ऊपर किसका होता है, स्टेट का, है ना। तो यूनियन यहाँ पावरफुल होता है, स्टेट उनको जो है वो नहीं कर सकती, रिमूव नहीं कर सकती, है ना। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कैग की फिर वो ब्रांचेस है ना, तो ये भी यूनिटरी फीचर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में कॉपरेशन होगा, है ना, और पार्लियामेंट में लोग जो है देश से चुन करके आएंगे। तो ये हमने क्यों अडॉप्ट करी, ये साइलेंट फीचर क्यों बना, क्योंकि हम इससे पहले अवेयर थे, हमें आइडिया था कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है। पार्लियामेंट, फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, देखो, नॉमिनल और रियल हेड दो होंगे। नॉमिनल तो कौन सा होगा, जो इस देश का हेड होगा, और रियल कौन होगा, जो गवर्नमेंट का हेड होगा। नॉमिनल हमारे यहाँ कौन है, और गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, पीएम, है ना। नॉमिनल जनरली जो है उनके नाम से इस देश के सारा गवर्नेंस कैरी आउट की जाती है, और एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है, रियल के हाथ में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या हो सकता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है हमेशा, जो इलेक्शन में मेजॉरिटी में आएगी वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर को, सिंक एंड स्विम टुगेदर, वे सुना होगा ना, कि अगर मतलब आपके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो सारी गवर्नमेंट जाएगी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर नहीं होता वो, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटिव, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि उसको हाउस का भी मेंबर होना है, और उसको उसका जो आप कैबिनेट मिनिस्टर बनते हो वो भी मेंबर बनना है, ठीक है। दोनों लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप है, ये भी किसको डिनोट करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिनोट करती है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल में तो नहीं होता ना ऐसे, है ना। चीफ मिनिस्टर होना, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा,